मेरा नाम मुकुंद है दोस्तों, और मैं एक शराबी हूँ। हाँ मुकुंद भाई। परमेश्वर की कृपा से आज सुबह से शराब पीने की इच्छा नहीं हुई, और इसमें बहुत लोगों का हाथ है। परमेश्वर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस और ये के सब बांधव, क्योंकि आज मैं सुबह गांव में आया हूँ। मेरे पूना से एक 3 घंटे पे मेरा गांव है, और यहीं पे मेरी पूरी जो है आखिरी शराब, मेरी शराबियत का जो सबसे ज्यादा घिनौना टाइम था वो यहीं पे था। लेकिन आज सुबह से एक बार भी शराब पीने का ख्याल नहीं आया इधर। तो ये एक चमत्कार है बहुत बड़ा मेरे लाइफ में, और इसके लिए इस संस्था का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे शेयर करने के लिए बुलाया बुलाया पायनियर ग्रुप ने। इसके लिए मैं पायनियर ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ, और शुरुआत करता हूँ मेरे शेयरिंग का टॉपिक जर्नी इन है या अल्कोहलिज्म एंड रिकवरी है, वट एवर इट इज। आई जस्ट शेयर माई लाइफ स्टोरी, मेरा कहानी। मैं नया हूँ, मेरी सोबरिटी ज्यादा नहीं है, और मुझे स्पीकर का तो बिल्कुल अनुभव नहीं है। मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, लेकिन अभी सुगत भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो भगवान की इच्छा होती है, तो मैंने स्वीकार किया। और उसका कोशिश करता हूँ कि कुछ जितना हो सके संक्षिप्त रूप में, जनरल वे में मैं शेयरिंग कर सकूं। अगर कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, मेरा शॉर्ट में मैं पहले अपने लाइफ का हिस्ट्री बताता हूँ। मेरा जन्म जो है मुंबई में हुआ, एक मीडियम क्लास फैमिली में हुआ। मेरे 3 बड़ी बहनें थी, और मैं सबसे लास्ट वाला बेटा था। तो मेरे पिताजी के जमाने में लड़का की बहुत ज्यादा अहमियत थी, और मेरे मेरे ख्याल से मेरे मम्मी ने मेरे लिए नवस भी रखा था। नवस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मन्नत, तो शायद ऐसा कुछ तो मम्मी ने मुझे बोला था। शनिवार को हुआ था, हनुमान को मन्नत मांगी थी, वगैरह वगैरह। बहुत खुश हुए थे मम्मी डैडी। और मेरा बचपन, मेरे पिताजी भी शराबी थे, तो बचपन काफी डिस्टर्बिंग था। माता जी और पिताजी की बहुत लड़ाइयाँ होती थी। हमें बहुत बार घर छोड़ के जाना पड़ता था। तो बहुत ही ज्यादा डर में मैं जिया बड़ा हुआ। स्कूल में था, डर डर के रहता था, सहमा सहमा सा रहता था। क्योंकि पिताजी शराबी थे, इसलिए उनके झगड़े देख देख कर मैं एकदम दब गया था अंदर, अपने ही अंदर मैंने अपने आप को पूरा दबा लिया था। जिसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या न्यूनगंड बोलते हैं, टूटता था मैं लोगों से। घर से स्कूल जाना, स्कूल से सीधा घर, और शाम को जब सब दोस्त लोग खेलने जाते थे, मैं अवॉइड करता था नीचे जाने को, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। कोई कुछ बोल दिया पिताजी के ऊपर से तो क्या होगा अपना, इसलिए मैं अवॉइड करता था नीचे जाना, और पढ़ाई करते रहता था घर पे बैठ के। बहुत कम लोगों के साथ घुलता मिलता था। तो ऐसे मेरा बचपन गया। बचपन से ही बहुत स्वार्थी था। मैं सिर्फ खुद का सोचता था। घर में मेरे सिस्टर लोगों पे मैं बहुत ही, जब मुझे जितना भी मुझे याद आता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मैं मेरी सिस्टर लोगों से बहुत झगड़ा करता था। उसमें से एक सिस्टर को बहुत मारता भी था मैं। और ऐसे करते करते मेरी पढ़ाई, स्कूल खत्म हो गई। स्कूल खत्म होते होने के बाद मैं कॉलेज चला गया 11वीं में। तो मैं रहता था मुलुंड में, तो मेरा कॉलेज जो था वो मुझे मिला घाटकोपर में। तो पहली बार ट्रेन का प्रवास किया था 11th में, 1991 में। और तो ट्रेन में जाने के बाद मुझे लगा अभी मुझे ऊपर आ गए। मैं बहुत अपने आप को अलग समझने लगा कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। दोस्त मिले नए नए, वो कॉलेज में नए कपड़े, ट्रेन में जाना लटक लटक के, बहुत अलग जिंदगी थी। और उसी टाइम शराब भी हाथ में आ गई। 1991 में पहली बार बियर पिया था। टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। पहली बार तो उसको एंजॉय भी नहीं किया था, लेकिन अगली बार जब पिया तो उसका किक, एक तरह से पिया, उसका किक बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से शराब का प्रवेश हो गया। हमारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो पैसे वैसे तो ज्यादा रहते नहीं थे मेरे पास, लेकिन तो इसलिए मैं ज्यादा पी नहीं पाता था। बट जब भी मेरे दोस्त लोग कुछ पार्टी वार्टी देते थे, मेरे दोस्त के घर में रात को कोई रहता नहीं था, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा पीता था, उल्टी होने तक। ये बात है 1991 1992 की। जब भी मुझे फोकट में शराब मिलती थी, मैं बहुत दबा के पीता था, ब्लैकआउट होने तक। तो शायद मैं शुरुआत से ही शराबी था, ऐसे मुझे लगता है। उसके बाद मुझे बाहर जाना पड़ा पढ़ाई के लिए, और घर से दूर जाना पड़ा। हॉस्टल में मुझे बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गई। फिर वहां पे शराब एकदम आसमान छू लिया शराब ने। बियर से विस्की पे चला गया। जब भी घर से पैसा आता था पूरा शराब पीता था, और पैसा खत्म होने के बाद शराब बंद हो जाती थी। ऐसे करते करते पढ़ाई खत्म हो गई, भगवान की कृपा से ना फेल नहीं हुआ मैं। और पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे जॉब मिल गई। जब हॉस्टल में था तभी मेरी बाकी शराब के साथ साथ बाकी भी बुरी आदतें मुझे लग गई, वो भी शुरू हो गया। फिर से मैं जब मुंबई में आया, और फिर मुझे नौकरी लगी, तब शराब का फ्रीक्वेंसी जो था थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि कमाने लगने के बाद मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी मैं खुद के पैरों पे खड़ा हूँ, अभी कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस टाइम मेरी शराब की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई। महीने में 1-2 बार ऐसा हो गया। पगार कम था, दोस्तों के साथ बैठना, फ्राइडे को पार्टी करना,
शुरू हो गया था। बॉम्बे में बहुत सारे अलग अलग किस्म के बार थे, उन सब बारों में जाता था, बहुत सारे पैसे में खर्च करता था। और शराब पीना मुझे कभी अलग, ऐसा उसमें कुछ बुरा है ऐसे कभी लगा ही नहीं, क्योंकि मैं जब शराब पीता था तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था, मेरा डर निकल जाता था, मैं दोस्तों में घुल मिल पाता था, और काफी रिलैक्स और काम शांत हो जाता था। मुझे लगता था सब लोग शराब पीते हैं, सब लोग सिगरेट पीते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे लगता था कि ये एक आम बात है जो आजकल के जिंदगी का एक अविभाज्य अंग है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब शराब पीते हैं, सब लड़के सिगरेट पीते हैं, तो मैं भी पीता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करते करते मेरी शराब शुरू रही, मेरी नौकरी भी शुरू रही। फिर मौका आया नौकरी में परदेश जाने का, भगवान की कृपा से मैं परदेश चला गया। वहां पे देखा, जब भी मैंने देखा वहां पे पानी से भी सस्ती शराब थी। मैंने सुना भी था जाने से पहले, और मैंने वहां पे जाके उसकी उस बात की मैंने कंफर्मेशन भी किया। जब मैं दुकान में गया तब देखा यहाँ पे तो शराब बहुत सस्ती है। तो वहां पे मेरा शराब पीना जो है ऑलमोस्ट हर दिन शुरू हो गया। जवान था तो सुबह ऑफिस जा पाता था, हैंगओवर वगैरह हैंडल हो जाता था। लेकिन जब शराब का मुझे पहला झटका लगा 1999 में, मुझे शराब पीने के बाद गाड़ी चलाते वक्त वहां पे पुलिस ने पकड़ा और मुझे अरेस्ट हो गया। मेरा सब जब्त हो गया, कैंसिल, अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो गया, मेरा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, गाड़ी जब्त कर ली गई, मुझे अरेस्ट किया गया, और उसके बाद मुझे 2 महीने की सजा सुनाई गई, जो मैंने पूरी की। और मेरे फाइन भी भरना पड़ा, और मैं बहुत डर गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बाहर के देश में था। मुझे बहुत अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि अभी ये मुझे यहाँ से हकाल देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे अलग अलग तरीके के ख्याल आके मैं डर गया था। और उस डर में एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे बंद किया था घर में, मुझे घर के बाहर नहीं जाने दिया। तो मेरा सारा जो बुरे एडिक्शंस थे, सिगरेट था, गुटखा था, शराब था, वो ओवरनाइट मेरा बंद हो गया। अचानक से भगवान ने ऑब्सेशन हट उठा लिया था मेरा। ये बात 1999 की है, दिसंबर। सो 2000 जो है, साल 2000 मेरा पूरा ड्राई गया था, कोई भी बुरी आदत मैंने नहीं की थी। और अभी ए में आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि वो भगवान ने ही ऑब्सेशन उठा लिया था, सारे सारे तीनों मेरे बुरी आदतों का ऑब्सेशन उठा लिया था। उसके बाद मैं लोगों में उठता था, बैठता था, मेरे रूममेट शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, लेकिन मुझे कभी भी इच्छा नहीं हुई पीने की सिगरेट या शराब। तो वो चमत्कार था, अच्छा मौका दिया था भगवान ने। आज अगले साल मुझे सिल्वर सिल्वर टोकन मिल जाता था। और वहीं पे उस सजा के दौरान मुझे एक ही मीटिंग्स भी करनी पड़ी थी, उस सजा का ही भाग था वो, शनिवार रविवार को। कि मुझे उसमें से कुछ भी नहीं समझता था, और मैं उन लोगों को बहुत ही गया गुजरा शराबी समझता था। अपने आप को तो शराबी मानता ही नहीं था, क्योंकि मैंने बाद में मीटिंग्स कंटिन्यू नहीं करी थी, 1 साल तक शराब नहीं पिया। लेकिन इंडिया में आने के बाद फिर से बियर का एक्सपेरिमेंट किया, और मुझे लगता था बियर शराब नहीं है, सिर्फ हार्ड जो शराब है वही शराब है, विस्की रम वही शराब है। बियर तो सुसु करने के बाद निकल जाती है, वो कभी भी दिमाग में नहीं जाती, उससे कभी भी मैं ब्लैकआउट नहीं होता। ऐसे मेरे सब मिसअंडरस्टैंडिंग थे। तो बियर से शुरुआत हुई, और फिर से मेरा शराब बढ़ गया, फिर से हार्ड ड्रिंक्स पे आ गया, और फिर मेरा एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ बॉम्बे गोवा हाईवे पे। कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं, अगले दिन सुबह मैं पुलिस स्टेशन में, मेरी नींद खुली थी, और पुलिस स्टेशन के बाहर जो है मेरी गाड़ी टो करके लाई गई थी। अब जब मैंने बाहर जाके देखा गाड़ी का हालत, तभी मुझे समझ में आया कि एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ था, और भगवान की कृपा से मैं बच गया था। और उसी दिन, मेरे ख्याल से 28 फरवरी था, अगले दिन मेरा बर्थडे था। ये 2002 या 2003 की बात है, मतलब मैं बर्थडे के दिन मेरा बरसी हो जाती थी उस दिन, लेकिन बच गया। अ, उसके बाद फिर से शराब छोड़ दिया। फिर 2007 में मुझे अचानक मेरे राइट पैर में दर्द होने लगा। तो मुझे जब पता चला कि मुझे हिप निक्रोसिस हो गया है, मेरे हिप जॉइंट का खून बंद हो गया था, वो शराब पीने का एक नतीजा है। तो मुझे बहुत डर लगा, मैं रोने लगा, और फिर मेरी एक माइनर सर्जरी हो गई हिप जॉइंट की। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा तू 5-6 साल ये तेरा हिप बोन जो है ठीक रहेगा, उसके बाद तुझे हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। बहुत डर गया, फिर से शराब बंद हो गई मेरी। मेरे ख्याल से 8-9 महीना शराब नहीं पी होगी मैंने, लेकिन फिर से वही बियर एक्सपेरिमेंट किया, फिर से शराब शुरू, और यही चलता रहा मेरी जिंदगी में। शराब पीना छोड़ना, पीने के बाद कभी कभी पुलिस अरेस्ट करते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे। और जब भी मेरा एक्सीडेंट होता तो मुझे अगले दिन याद नहीं रहता था एक्सीडेंट कैसे हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो इसमें मेरे ब्लैकआउट में कम से कम 3 एक्सीडेंट्स हुए। एक जो मेरा आखिरी एक्सीडेंट हुआ था 25 मई 2022 को, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था, उसमें भी मैं ब्लैकआउट में था, लेकिन बच गया। भगवान बचाते रहा हर वक्त। और मैं सोचता था मैं लकी हूँ, मैं अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था हर चीज को। फिर मेरी जॉब की करियर में मुझे बहुत अच्छा
मेरी ग्रोथ हुई, क्योंकि अल्कोहलिक था तो वर्कोहलिक भी था, फटे तक काम करता था, घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। फ्राइडे को पीता था, 3-3 दिन बाहर रहता था, संडे आता था घर पे, और मंडे टू फ्राइडे पूरा सिर्फ काम ही करता था मैं। तो मुझे जॉब में बहुत अच्छा प्रमोशन मिला, बहुत अच्छी पोजीशन मिली, और जो मेरा आखिरी जॉब था उसमें अपने आप को मैं भगवान समझने लगा। घर वालों से बिल्कुल मेरा नाता ही टूट गया था। घर में मैं सिर्फ सोने के लिए जाता था, और काफी घमंड, काफी अहंकार, सब एकदम पीक पे थे। और शराब तो बहुत पीता था, हफ्ते में 2 बार 3 बार। और सुबह जो था, मैं खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आता था, तो मैं घर में आ जाता था और मेरे ऑफिस में किसी को बोल देता था कि आप शाम को 6-7 बजे चेकआउट करो, क्योंकि 9 घंटे का वहां पे चेक इन और पंच इन पंच आउट में 9 घंटे का समय दिखना चाहिए होता है, नहीं तो वो लीव पकड़ी जाती है। तो ये बात पकड़ी गई मेरी, और मुझे उस नौकरी से निकाल दिया गया, और वो मेरा आखिरी जॉब था। उसके बाद मैंने छोटे मोटे बहुत बिजनेस किए, मगर कंसिस्टेंसी नहीं थी, ग्रैंडियोसिटी, अल्कोहलिज्म था, कोई भी मेरा बिजनेस टिक नहीं पाया। शुरू शुरू में बहुत अच्छा करता था, बाद में उसमें कंसिस्टेंसी ना रहने की वजह से धीरे धीरे सब बिजनेस खोले, कंपनी खोली, कंपनी बंद कर दी, होटल खोला, होटल बंद कर दिया। ऐसे करते 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 लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, तो इसलिए मुझे वो बहाना लेकर मैंने मेरे गांव में रहा था, माताजी और पिताजी के साथ। मगर एक्चुअली मेरा रीजन जो था, मुझे शराब पीना था, और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और बेटी पुणे में थी। लॉकडाउन में मेरा शराबीपन जो था वो बहुत टॉप पे चला गया। मैं पूरा पूरा दिन शराब पीने लगा। बीच बीच में सिर्फ जब मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था, तब मेरी शराब बंद हो जाती थी। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, या कभी कभी महीना, ज्यादा से ज्यादा। और जब मेरी सेहत जब ठीक ठाक हो जाती थी, खाना वाना ठीक से जाने लगता था, फिर से शराब पीता था। ऐसे मेरा 3 साल चला, और बहुत ज्यादा शराब पीने लगा मैं। मेरी बीवी ने बहुत बार फोन करके मुझे धमकी भी दी थी कि मैं अभी डाइवोर्स की लॉयर देख रही हूँ। मेरी बेटी भी मेरे बीवी के पीछे पड़ी थी, लेकिन मुझे शराब चाहिए था, मुझे पी पी के मर जाना था। तो ऐसे टाइम पे फिर मेरे फैमिली डॉक्टर के पास भी मैं जाता था। जब भी मैं पुणे आता था, मुझे यहाँ से गाड़ी में लेके शराब पीता था, तो गाड़ी से लेके कोई ना कोई छोड़ देता था घर पे। फिर मैं डॉक्टर के पास जाता था, सारी किडनी, लीवर सब टेस्ट करके। तो फैमिली डॉक्टर को भी पता चल गया था कि ये बहुत ज्यादा शराब पी रहा है। उन्होंने मेरी वाइफ को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बारे में बताया, एक बंदे का नंबर दिया, और वो बंदा मेरे घर में आ गया था जुलाई 2022 को, ये का मैसेज लेकर। उसके बाद मैंने सोचा चलो ये भी एक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो शराब छोड़ने के लिए मैंने सब कुछ कर कर दिया था, जो सब अपने बांधव लोगों ने किया हुआ है, अंगूठियां, मन्नतें, दवाइयां, एक्सरसाइज, लेकिन कुछ भी चला नहीं। फिर से शराब हाथ में आ जाती थी, तो मैं बहुत टूट चुका था। ए में आ गया, मैंने मीटिंग शुरू करी। दूसरे या तीसरे दिन मेरे हाथ में बिग बुक का 4th एडिशन मैंने खरीद लिया। स्पॉन्सर लेना चाहिए, स्पॉन्सर ले लिया। जो जो मुझे बताया गया मैंने किया। लेकिन फिर वो जो बोलते हैं यहाँ पे बांधव लोग या ओल्ड टाइमर की, तुलना मत करो, सब मैंने किया जो मुझे बोला गया था मत करो। तो बेसिकली वो डिनायल का पार्ट था, बाद में समझा मेरा डिनायल काफी जो रिहैब में, जब बांधव बोलते थे, मैं रिहैब में था 5 बार 6 बार, तो मुझे लगता था यार ये बहुत ही इनको, मतलब 24 घंटा शराब पीनी पड़ती है। मैं सोचता था मैं शराब कभी भी बंद कर सकता हूँ, तो मुझे तो कभी रिहैब जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ पे एज जेट बोलते हैं जो सब लोग, बांधव लोग, वो मेरे पे आ गया। बहुत ही खराब अवस्था में मैं मार्च 2023 को मुझे एडमिट करना, मेरे यहाँ से पिकअप हुआ था 6 मार्च 2023 को, मेरा पिकअप हुआ था मेरे गांव के घर से। बहुत ही बुरी अवस्था में मैं रिहैब में गया था। मेरा वजन तो 47 kg के आसपास था, कपड़े बहुत खराब थे, मेरी हालत खराब थी। मुंह पे बहुत सारे खून, मतलब लगने के निशान थे जख्मों के। क्या हुआ तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे बहुत मारा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था। फिर रिहैब में जिसमें एडमिट किया था, वहां पे मुझे बांध के रखा था 2-3 दिन तक। जब होश आया तब मुझे बताया गया कि ये तारीख को तुझे लाया है। तब मुझे पता चला कि मैं बेहोश ही था, दवाइयों के असर में, या पता नहीं क्या दिया था उन्होंने। फिर मुझे कुछ 7-8 दिन तो मुझे चलने भी नहीं आ रहा था, बहुत खराब अवस्था में था मैं। शायद वहीं पे मेरा हदबलता जो बोलते हैं, वहां पे हो गया। और शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, ये जो पहले कदम का पहला आधा पार्ट है, और वहीं पे मैंने ये मान लिया कि मैं शराबी हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, मैं अकेला अपने खुद के बल पे शराब नहीं छोड़ सकता। उसी रिहैब में मैंने डिसाइड कर लिया था, अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद एक ही मीटिंग्स हर रोज रेगुलरली करने की। वहां पे मुझे वो बोलते हैं ऑनेस्टी जो है, वो शायद मुझे वहां पे थोड़ी सी आई, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम में बोला गया है कि सबसे पहले मेरे जैसे शराबी को सबसे पहले जो है वो अंदर तक
कंसीड टू इनरमोस्ट सेल्फ कि मैं शराबी हूँ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिकवरी, वो मेरी रिहैब में हो गई। रिहैब से बाहर निकलने के बाद मैंने बहुत ही सीरियसली कमिटमेंट के साथ प्रोग्राम शुरू करने का डिसाइड किया, स्पॉन्सर लिया और स्टेप वर्क शुरू किया। स्टेप वर्क शुरू किया तो जैसे जैसे मुझे स्पॉन्सर भेजता था क्वेश्चंस मैं लिखते जाता था, लाइफ स्टोरी जो भी है, क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट हाफ पावरलेसनेस, तो उसमें जो भी था, मेरे रॉक बॉटम्स, मेरे शराब पीने के पिछले जितने भी अनुभव मुझे याद आ रहे थे रॉक बॉटम्स के, वो सब लिखे मैंने। तो फिर लेकिन मैं स्पॉन्सर को बोलता था यार मुझे पावरलेस लग नहीं रहा है, तो क्योंकि मुझे बोला गया था पहले कदम का पहला आधा जो है वो 100% होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तुम फिर से शराब पियोगे। तो इसीलिए मैं उस पावरलेसनेस में अटक गया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक ही बार करना है, 100% करना है। अगर वो मैंने 100% नहीं हुआ तो मैं आगे जा ही नहीं सकता और मैं फिर से शराब पीऊंगा। तो मुझे लगता था कि ये 100% होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उसी के चक्कर में मैं फंस गया था। तो स्पॉन्सर भी मुझे आगे का काम नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं बोलता था मुझे पावरलेस नहीं लग रहा है। अभी इसमें मेरा स्वभाव दोष ये था कि ये जो है परफेक्शनिज्म, हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और वैसे सुना भी था, वैसे ही कान पे आया था। तो फाइनली मेरे को स्पॉन्सर ने बोला कि अभी तो फेक इट टू मेक इट कर दे, हर रोज सुबह आई एम पावरलेस बोलने का, फिर हम लोग अभी आगे चलते हैं, क्योंकि अभी ऐसे इसी स्टेप पे अटक के फायदा नहीं है। फिर अनमैनेजेबिलिटी आ गया, जैसे जैसे मुझे स्पॉन्सर, फिर स्पॉन्सर ने अनमैनेजेबिलिटी के क्वेश्चन भेजे, वो मैं लिखता था तुरंत अगले या उसके अगले दिन, एक दिन बाद मैं स्पॉन्सर के पास जाता था, बोलता था ये हो गया लिख के, अभी कब बैठने का। तो स्पॉन्सर बोलता था इतनी घाई क्यों है तुझे अभी तो तू नया है, अभी तो अभी अभी आया है, तो थोड़ा धीरे धीरे करो, पहले ऑनेस्टी लाओ। मुझे ये सुन के बहुत चिढ़ाती थी और मुझे तो बहुत घाई लगी हुई थी, क्योंकि मुझे फिर से शराब नहीं पीना था। और शायद पता नहीं क्यों, लेकिन स्पॉन्सर मुझे समय नहीं दे पा रहा था, और मैं बहुत ही ज्यादा रिजेंटमेंट मेरी बढ़ गई थी मेरे स्पॉन्सर के ऊपर। हर रोज हर रोज स्पॉन्सर के बारे में ऑलमोस्ट पूरा दिन मेरे दिमाग में स्पॉन्सर ही रहता था, और उसके बारे में पूरे निगेटिव विचार, उसके बारे में गलत गलत विचार आते थे। बहुत परेशान था मैं। उसी वक्त एक कन्वेंशन हुआ था पुणे में, और मुझे एक बांधव मिला था वहां पे, ओल्ड टाइमर ही था, और उसको मैंने मेरी मेरी प्रॉब्लम बताई, ये मुझे नहीं हो रहा है, कैसे करने का, पावरलेसनेस नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको मेरे साथ स्टेप वर्क करना है, तो मैंने हाँ बोला। फिर उनके साथ मेरा स्टेप वर्क का प्रवास शुरू हुआ। मैंने मेरे पहले स्पॉन्सर को कुछ नहीं बताया। फिर जो ये दूसरे जो स्टेप गाइड थे, उन्होंने मुझे, उनको मैं सिर्फ एक ही बार मिला था, उसके बाद तो वो उनके घर चले गए। फिर वो मुझे भेजते थे क्वेश्चंस, पीडीएफ, और उन्होंने बिग बुक के माध्यम से मेरा 12 स्टेप जो है उन्होंने करवाया। जब उन्होंने मेरे साथ मेरे को हाँ बोला, और जब उन्होंने, तो मैंने सबसे उनको पहले ये पूछा था कि आप कितना पैसा लोगे। तो वो हंसने लग गए थे बहुत जोर से। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने उनके बारे में वैसे ही सुना था कि वो स्टेपर के लिए पैसे लेते हैं। तो मैं तो नया था, मुझे जो सुना था तो मैं डर गया था कि अभी कितना पैसा मांगेंगे, बहुत ज्यादा मांगेंगे तो कैसा देंगे। तो मैंने डर डर के उनको पूछ लिया कि आपको कितना पैसा लग देना पड़ेगा इस स्टेप वर्क के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं स्टेप वर्क का पैसा नहीं लेता हूँ। फिर वो मेरा प्रवास शुरू हुआ, बिग बुक के माध्यम से मेरा स्टेप वर्क शुरू हो गया, और काफी जल्दी जल्दी हो रहा था। फर्स्ट स्टेप हो गया पावरलेसनेस, फिजिकल पावरलेसनेस, मेंटल पावरलेसनेस, कैनॉट कंट्रोल, कैनॉट क्विट, हो गया पावरलेसनेस, अनमैनेजेबिलिटी, पेज नंबर 52, 8 क्वेश्चंस, कुड नॉट हैंडल पर्सनल रिलेशनशिप्स, could not handle emotional nature, prey to misery, depression, could not make a living, full of fear। 8 पॉइंट्स का जवाब हाँ था, मेरा लाइफ अनमैनेजेबल है, हो गया। फिर सेकंड स्टेप पे आ गए, आर यू विलिंग, डू यू बिलीव और इवन विलिंग टू बिलीव, मतलब मैं मानता हूँ क्या ईश्वर को, या छोटी सी भी मुझ में ऐसी कुछ ये है कि शायद कहीं पे कोई उच्च शक्ति है, अगर छोटा सा भी मेरे में ऐसा शक है तो मैं थर्ड स्टेप पे जा सकता हूँ। तो ये सब जब चल रहा था और बहुत फास्ट चल रहा था, तो मुझे शक आ रहा था कि ये कोई तो फेक आदमी है, और इतना तो सिंपल नहीं होता है ये स्टेप वर्क। फिर भी मैं करते गया, कि मुझे रिजेंटमेंट से बहुत तकलीफ हो रही थी, और मुझे किसी भी हालत में स्टेप वर्क करना था। फिर थर्ड स्टेप पे आ गए। थर्ड स्टेप पे उन्होंने मुझे बिग बुक के माध्यम से थर्ड स्टेप पढ़ने बोली, मैंने वो पढ़ी। फोर्थ स्टेप आ गई, रिजेंटमेंट लिस्ट लिखी। बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी मेरे लाइफ में। मैंने ऑलमोस्ट मेरे फैमिली में, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा कुत्ता, मेरे मेरे सोसाइटी के लोग, मेरी सिस्टर लोग, मेरी बीवी के घर के लोग, मतलब हर एक इंसान जो मेरे जिंदगी में था वो मेरे रिजर्मेंट लिस्ट में था। सबसे ऊपर मेरा पुराना स्पॉन्सर था।
बहुत टाइम गया मेरा रिजल्टमेंट लिस्ट लिखने में, लेकिन लिखा मैंने, बहुत ही सिंसियरली मैंने वो काम किया। उसके बाद फिर ये मेरे स्टेप गाइड को मैंने स्टेप बताया, मेरा पूरा रिजल्टमेंट, फियर, हार्म्स, सेक्स इन्वेंटरी उनके सामने मैंने पढ़ा। और जिस दिन मैंने फिफ्थ स्टेप मेरे स्टेप गाइड को बताया, उसके अगले दिन मुझे महाबलेश्वर में शराब पीने की बहुत जबरदस्त इच्छा हुई थी, और मुझे फिर से मैं कंफ्यूज हो गया था। अरे बिग बुक में तो लिखा था फिफ्थ स्टेप के बाद वो जो है शराब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो शराब का इच्छा जो है उठा लिया जाएगा। तो वो मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने एक बांधव को फोन किया, तो उसने भी मुझे बोला तेरा कुछ तो गड़बड़ है फर्स्ट स्टेप में। तो फिर से मैं टेंशन में आ गया। लेकिन मैंने खाना खा लिया था उस टाइम पे, मैंने हेल्प मांगा था, मैंने फोन किया था, मगर शराब नहीं पिया था। फिर मैं सोचने लग गया, फिर मैं बिग बुक पढ़ने लग गया कि मैं क्या, तो वहां पे लिखा था कि यू हैव टू टेल योर एंटायर लाइफ स्टोरी, अगर थोड़ा सा भी बात छुपा के रखा तो यू विल ड्रिंक अगेन। तो वो पढ़ के मैं टेंशन में आ गया, मैं फिर से सोचने लग गया कि मेरा क्या चीज रह गया है मेरे लाइफ में। एक्चुअली मेरा फोर्थ स्टेप कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आधी से ज्यादा चीजें मुझे याद ही नहीं है। जो चीज ब्लैकआउट में मैंने किया था, ये मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था, तू तेरी फोर्थ स्टेप कभी भी लाइफ में कंप्लीट नहीं हो सकती। और वो सही बात है, क्योंकि ब्लैकआउट स्टेज में मैंने क्या किया होगा, किसको क्या बोला होगा, किसका नुकसान किया होगा, मुझे अगले दिन याद नहीं रहता था। फिर भी मैंने जितना याद आता था वो लिखा, फिर से कोशिश किया कुछ मिस हो गया है क्या, फिर से सारे रॉक बॉटम्स की लिस्ट खोली, फिर से पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं मिला जो मैंने छुपा के रखा हो, या स्पॉन्सर को, अपना स्टेप गाइड को नहीं बताया हो। शराब की इच्छा आ रही थी मन में, दिमाग में शराब थी, जहां भी जाता था शराब, बियर बार देखता था, शराब पीने की इच्छा होती थी। मगर उस इच्छा की जो तीव्रता थी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मुझे ऑब्सेशन आता तो मैं पी ही लेता था। मेरा जो लास्ट ऑब्सेशन था 1 जून 2023 को जो मैंने पिया था, उस टाइम वो थका हुआ था, और स्टेप वर्क शुरू नहीं, मतलब शायद फर्स्ट स्टेप पे ही था, और थका हुआ था, गांव में आया था, बहुत जबरदस्त ऑब्सेशन आया था मुझे। मैंने मेरे स्पॉन्सर को फोन लगाया था, मगर वो मेंटल स्लिप हो गया था, मैंने जाके शराब पी लिया था, 2 बियर पीने गया था, और मेरे ख्याल से 10 से ऊपर ज्यादा पी लिया था। भगवान की कृपा से वो स्लिप कंटिन्यू नहीं हुआ, अगले दिन वाइफ आने वाली थी, तो उसके डर से मैंने शराब नहीं पी थी। सो जब मैंने ये अपनी जिंदगी की फिर से मैंने मेरे पास्ट में जाके खोजने की कोशिश की कि मैंने कौन सी चीज छुपा के रखी है जो मैंने किसी को बताई नहीं है, तो मुझे ऐसे तो कोई मिल नहीं रहा था। तब मैंने दोस्तों सोचा कि मैंने मीटिंग्स में जाके, दूर दूर की मीटिंग्स में गया, मेरे घर से दूर, और जहाँ पे मुझे कोई पहचानता नहीं है, वहां पे जाके मैंने शेयरिंग्स करना शुरू किया। मेरे जो गंदे से गंदे रॉक बॉटम्स थे, जो मैं नहीं किसी को बताना चाहता था, स्टेप गार्ड को बता दिया था, वो मैंने सारे वहां पे शेयर किए। और उस दिन से मुझे जो रिलीफ महसूस हुआ, तो वो शब्दों में यहाँ पे शेयरिंग में नहीं बता सकता हूँ। मगर उस दिन के बाद मुझे आज तक ऑब्सेशन नहीं आया। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिग बुक में लिखा गया है कि फिफ्थ स्टेप जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ ले सकते हैं। वो स्पॉन्सर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, नॉन ए मेंबर हो सकता है। मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ शेयर करने के बाद भी मेरे शराब पीने की इच्छा आ रही थी, तो इसलिए मैंने मीटिंग्स में शेयर किया, मेरे सेक्सुअल रॉक बॉटम शेयर किए। यहाँ पे कुछ बांधव बोलते हैं कि सेक्सुअल रॉक बॉटम्स ओपनली नहीं बोलनी चाहिए, अलग अलग कहा यहाँ पे, लोगों की मान्यताएं हैं। तो मुझे किसी ने बोला ये आपने जो बात शेयर की वो शेयर नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था उसमें। तो मैंने ठीक है बोला, मैंने उनको सॉरी बोला, लेकिन उस चीज से मुझे रिलीफ मिल गया। सेक्स के बारे में ये में ज्यादा बात नहीं की जाती, और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही था। मैं सेक्स करने से पहले शराब पीता था, और शराब पीने के बाद सेक्स करता था। वो मेरे ख्याल से शराब से भी ज्यादा मेरा एडिक्शन था। और जब मैंने मेरे सेक्सुअल रॉक रॉक बॉटम्स मीटिंग में शेयर किए, उसके बाद से मुझे काफी रिलीफ महसूस हुआ। फिर सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप पे गया, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने जो बिग बुक में लिखा था वो पढ़ा, वो विलिंगनेस, ह्यूमिलिटी, वो क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं 8 स्टेप पे गया, सारे नाम लिखे जिनका जिनका मैंने नुकसान पहुंचा था। 9 स्टेप पे मैं माफी मांगने चला गया, नुकसान भरपाई करनी शुरू किया। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो मैंने सबसे पहले जाके अमेंड्स किए, मेरे चचेरे भाइयों के साथ, मेरे नजदीक के रिश्तेदारों के साथ मैंने वो शुरू किया काम। और ये सब प्रोसेस में धीरे धीरे मेरे जो दिमाग के अंदर की जो वो जो स्टॉर्म था, वो जो हलचल थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। मगर मैं बहुत ही सिंसियरिटी के साथ स्टेप वर्क कर रहा था, क्योंकि मुझे वो रिजेंटमेंट से इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं पूरा दिन, मुझे
वो लोग मेरे दिमाग में रहते थे, वो लोग मुझे दिमाग से जाते ही नहीं थे, मेरे कहीं भी मेरा ध्यान नहीं लगता था, सिर्फ वो ही रिजनमेंट के लोग ही दिमाग में आते थे। तो इसलिए मुझे उससे बहुत जल्दी मुक्ति चाहिए थी, और इसलिए मैं किसी भी हालत में स्टेप वर्क पूरे करने के डेस्परेशन में था। जो बिग बुक में बोला गया है, डेस्परेशन ऑफ ए ड्राउनिंग मैन। और मुझे शराब नहीं पीना था, क्योंकि बहुत खराब हालत हुआ था, मरते मरते बच गया था, और शराब से दूर रहना था। इसलिए मैंने वो किया, 8 स्टेप किया। 9 स्टेप में जो इमीडिएट वाले थे है अमेंड्स, इजी वाले अमेंड्स कर दिए। जो सेक्सुअल अमेंड्स थे वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे फर्दर हार्म होगा। तो उनके लिए मुझे मेरे स्टेप गाइड ने बोला सिर्फ कैरेक्टर चेंज होना चाहिए। वो मैंने बात याद रख लिया। और फिर जो जो लिस्ट में लोग थे उनसे कुछ घर में अमेंड्स थे जो जिनके साथ मुझे बोला गया, जो अभी पूरी मतलब लंबे समय तक चलेंगे, लाइफ लॉन्ग तो नहीं बोल सकता, बट लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान मैंने मेरे माता पिताजी को दिया था, मेंटल फिजिकल टॉर्चर। मेरे पिताजी की आंख मैंने मेरी वजह से गई थी, उनको मैंने मारा था शराब पीकर, उनकी आंख फूट गई थी और एक आंख से अंधे हो गए थे। मेरी मम्मी को भी मैंने बहुत बार शराब पीकर मारा था। पिताजी गुजर गए 2022 में, उन्होंने तो मुझे सोबर नहीं देखा। मगर जो मुझे स्टेप गाइड ने बोला था, जैसे मैंने ऐसे किया, और मम्मी के साथ मेरा व्यवहार धीरे धीरे मेरा चेंज होते गया। 10 स्टेप, 11 स्टेप, 12 स्टेप। 10 स्टेप तो मुझे बहुत ही आसान लगती थी, क्योंकि उसमें काफी छोटा सा पार्ट था। वैसे है बहुत मुश्किल लेकिन जब नया आदमी करता है तब उसमें मुझे लगा कि ये तो चीजों पर ध्यान रखना है। अगर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजनमेंट, फियर आ गया तो किसी के सामने उसको एडमिट करना है, भगवान को बोलना है निकाल दो। और फिर रिजोल्यूटली टर्न योर थॉट्स टू, मतलब किसी को हेल्प, जिसको किसी बंदे को हेल्प कर सकते हैं तो उससे उससे बात करो। तो ये सारी चीजें मैं करते गया दोस्तों। 11 स्टेप जो मेरी थी वो शुरू से बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि मैं सुबह 3:30 4 बजे उठता हूँ। पहले से था मेरी आदत, बचपन से। ए में आने से पहले मैं, मेरे जो आखिरी बिंज था शराब पीने का, मैं शराब पीता था 3:30, जब भी मेरी आंख खुलती थी मैं शराब पीता था पहले। 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे शराब पीने के बाद मैं मोबाइल पे गंदी वीडियोस देखता था, और ऐसे मेरे दिन की शुरुआत होती थी। मगर अभी ऐसे कुछ भी नहीं होता है। 4 बजे, 3:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है, मैं भगवान के सामने बैठ जाता हूँ। जो प्रेयर्स है वो मैं प्रेयर्स अपने आप मतलब बोलता हूँ, और फिर ध्यान मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ। शुरू शुरू में बहुत ही नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि बहुत सारे विचार आते थे, बहुत सारे लोगों की तस्वीरें सामने आती थी। जो गंदे गंदे पिक्चर देखता था वो तस्वीरें सामने आती थी। मगर धीरे धीरे वो एक चीज जो थी 11 स्टेप में काफी करता गया। और उसमें काफी मुझे मेरा अच्छा प्रोग्रेस हुआ। और आज मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट स्टेप जो है वो 11 स्टेप है, क्योंकि उसमें मुझे जो किक मिलता है वो शायद मेरी 2-3 क्वार्टरों से भी मुझे आजकल बहुत उसकी किक अच्छी लगने लगी है। क्योंकि हर दिन मेरा उसमें जो डेप्थ है, जो खुद के साथ कनेक्शन है वो बढ़ते जा रहा है। बाकी विचार कम होते जा रहे हैं, जो विचार आते हैं मेडिटेशन के टाइम पे वो कम होते जा रहे हैं। काफी अच्छा अनुभव रहता है वो, 4 से 5, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, वो उसका टाइम का पता नहीं चलता है। उसके बाद मेरा 12 स्टेप आया, वहां पे देखा दूसरों को हेल्प करना है, तो मैं तो परफेक्शनिस्ट बेवड़ा हूँ, तो उसमें भी मैंने बहुत सारा अतिरेक किया। अल्कोहलिक्स को कैरी करने की कोशिश किया। मेरे घर में बहुत से अल्कोहलिक्स है, मेरे भाइयों, मेरे रिलेटिव्स में, मैंने उनको घर में जा जाके पकड़ पकड़ के मीटिंग्स लेके गया 1-1 महीना। जो जो मतलब फुल टाइमर्स बोलते थे, लेकिन मैं जो था बहुत ही घमंडी, अहंकारी और किसी की ना सुनने वाला अल्कोहलिक था। तो मैं, जब मुझे कोई बोलता था ये मत करो, मैं तो वो बात करता ही था। और मुझे धीरे धीरे अनुभव आते गया। मैं जितने भी लोगों को, मेरे नजदीक के रिलेटिव्स को लाने की कोशिश किया है, मैं उनमें से कोई भी नहीं टिका। तो अनुभव से धीरे धीरे, यहाँ पे बोलते हैं या तो सुन के सीखो या अनुभव लेके सीखो, तो मेरा थोड़ा सा वो वहां पे ये हुआ। मगर सोबराइटी के मेरे चौथे महीने में, मेरे गुड मॉर्निंग मीटिंग में जब गया था, मुझे एक बंदे ने कोसा था, थोड़ा सा मुझे गलत तरीके से बोला था, और उसकी खुन्नस मैंने मेरे दिमाग में रख ली। और मेरे घर के पास गुड मॉर्निंग मीटिंग शुरू करने का, उसको दिखाने के लिए ये खुन्नस मैंने मेरे दिमाग में रख लिया। और उस खुन्नस को रख के मैंने, मेरे जो पहचान में लोग थे उनसे बात करता था रूम के लिए, और वो रूम हमें मिल गई। तो उस खुन्नस में के चलते हम, मेरी गुड मॉर्निंग मीटिंग, नई मीटिंग भगवान ने हमारे थ्रू शुरू करी, हमारे घर के पास में, मंडे और थर्सडे। जिस ग्रुप का नाम नया सवेरा है, उससे अभी अक्टूबर में 1 साल पूरा हुआ।
ये मौका भगवान की वजह से मुझे मिला और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी भगवान का हूँ, क्योंकि मेरी सोबरिटी घर में तो नहीं शुरू हुई। मैं सोबर तो पुनर्जीवन ग्रुप में हुआ, और मेरी जो रियल रिकवरी है मेरी होम नया सवेरा ग्रुप में शुरू हुई थी, और शायद धीरे धीरे कभी ना कभी घर में पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी तो मेरी बीवी इतनी खुश नहीं है मेरे से। बोलती रहती है अभी बहुत इम्प्रूवमेंट बाकी है, ये है वो है। ठीक है, वो अपने जगह पे ठीक है। मगर मैं जब देखता हूँ 1 साल पहले का, मैं बहुत ही परेशान, बहुत ही रिजेंटमेंट, बहुत ही गुस्सा, मतलब रोड पे चलते वक्त अगर किसी आदमी का चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि क्या एक विशेष प्रकार किस्म के चेहरे वाले लोग भी मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मैं उनके बारे में भी मुझे खुन्नस आती थी। हर एक बंदे में मैं निगेटिव देखता था, मेरी बीवी में, मेरी बच्ची में, मेरे कुत्ते में। मेरे कुत्ते को भी मैं एक हॉस्पिटल में लेके जाके उसको मरवाने की प्लान कर रहा था, क्योंकि वो बहुत भोगता है, तो फिर उसकी वजह से पूरी सोसाइटी मेरे पे गुस्सा करती है, तो उसको भी मारने की प्लान मैंने बना ली थी। वो तो अच्छा है, भगवान की कृपा से मेरा स्टेप वर्क पूरा हो गया, नहीं तो अब तक तो मैं उसको सुला देता था। मेरी मम्मी को भी मुझे मारना था, मार तो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत डरपोक शराबी हूँ, मगर मैंने बहुत बार मम्मी पे हाथ उठाया, और बहुत ही ज्यादा उसका दिल हर रोज दुखाता था। हर रोज उसको मैंने इतनी गलत गलत और गंदे तरीके से बोलता था कि उसका दिल बहुत दुखाता था। तो ये सब मेरा चल रहा था कि मैं सोचता था मेरी मम्मी की वजह से मेरे पिताजी शराबी बने, और मुझे लगता था मेरे पिताजी को अगर मम्मी की जगह दूसरी कोई बीवी मिलती थी तो मेरे पिताजी शराब नहीं पीते थे, ऐसा मेरा दिमाग में एक विचार था। सो फिर 12 स्टेप में भी मैंने काफी अच्छे से काम करने की कोशिश की। जब जब मुझे मेरे सीनियर्स बुलाते थे, सीनियर बांधव, उनके साथ 12 स्टेप कॉल जाता था। फिर सर्विस का मौका मिला, भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छे बांधव मिले मेरे ग्रुप, होम ग्रुप, मेरे आजू बाजू में मेरे जो भी मीटिंग्स हैं। अभी मेरे मेरे एक स्पॉन्सर है जिनको मैं प्रैक्टिकल एडवाइजर बोलता हूँ। एक मेरे बिग बुक मेंटर है जिनसे मैंने स्टेप्स करी थी, और तीसरी जो है वो मेरी स्पिरिचुअल एडवाइजर है। एक दिन मैं एक ओल्ड टाइमर से बात कर रहा था बॉम्बे में, और कुछ सवाल पूछ रहा था, नया नया था, मुझे बहुत सारे सवाल थे और मुझे सवालों के जवाब तुरंत चाहिए थे, मुझे सोबरिटी तुरंत चाहिए थी। मुझे सोबरिटी का एक डिग्री सर्टिफिकेट मेरे दीवार पे लगाना था। मुझे लगता था ये 12 स्टेप खत्म हो जाएंगे, मैं सोबर हो जाऊंगा, फिर वो सर्टिफिकेट हो जाएगा मेरे पास, और उसके बाद जिंदगी मेरी सेट हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत लोगों को फोन करता था, तो वो मुंबई का जो एक उल्टा था, वो मेरे पे गुस्सा हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो ये कर रहे हो ये बंद कर दो, क्योंकि आप सबसे बात कर रहे हो और सुन तो किसी की नहीं रहे हो। आप अपनी बीवी को स्पॉन्सर बनाओ, क्योंकि उसको पता होता है कि आपको आप क्या हो, आपके क्या डिफेक्ट्स है, क्या शॉर्टकमिंग्स है। और वो बात मेरे दिल में लग गई, क्योंकि उन्होंने काफी सही बोला था। उस दिन से आज तक मैंने बीवी को डायरेक्टली तो ऐसे बोला नहीं है, लेकिन मैं हर एक चीज बीवी से डिस्कस करता हूँ, उससे सलाह लेता हूँ, अपनी खुद की नहीं चलाता। मेरी जो थर्ड स्टेप है वो सुबह हो जाती है 5 बजे, जब मैं कुत्ते को घुमाने लेके जाता हूँ उस वक्त। वो मैं जैसे चाहता हूँ वहां पे कहीं भी नहीं जाता, वो मुझे घुमाता है, और अभी मैंने वो स्ट्रगल करना भी छोड़ दिया है, जो वो जहाँ पे लेके जाता है मैं वहीं पे जाता हूँ। तीसरे स्टेप में बोला गया है, अलाइन माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। उस गॉड शब्द की जगह मैं बहुत बार वाइफ शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, वाइफ से चीजें डिस्कस करता हूँ, और जो प्रोग्राम के रिलेटेड कोई चीजें होती है जो वाइफ नहीं बता पाती है, तो वो मैं मेरे जो प्रैक्टिकल एडवाइजर है, स्टेप गाइड है, स्पिरिचुअल एडवाइजर है, उनसे टच में रहता हूँ। मेरा अब जो रिलेशन है मेरे तीनों बांधवों से या स्पॉन्सर्स से, वट एवर, एक्चुअली स्पॉन्सर ये शब्द ही नहीं है बिग बुक में, ये 3 ऑल टाइमर है जिनसे मैं संपर्क में हूँ। काफी अच्छा रिलेशन है मेरा उनसे। जिस स्पॉन्सर पे मैंने बहुत खुंदक खाता था उससे भी बहुत अच्छा रिलेशन है, काफी अच्छा लगता है उनसे टच में रह के। मगर हर रोज नहीं उनसे बात करता मैं, हफ्ते में एक आध बार, कभी कभी जैसे जरूरत पड़ती है वैसे मेरी उनसे बात होती है। दोस्तों, ये जो प्रवास था 12 स्टेप का, मुझे 12 स्टेप होने के बाद पता चला कि सारे के सारे स्वभाव दोष वहीं पर है, और फिर खुन्नस भी कभी कभी बीच में आ रही थी। धीरे धीरे पता चला, पहले बार स्टेप वर्क जब पूरा किया तब मैंने बिग बुक में क्या लिखा है वो धीरे धीरे समझने लगा, बिग बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, मेरी ऑनेस्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, और फिर काफी मजा आने लगा। बिग बुक पढ़ने में बहुत मजा आता था, बिग बुक से प्यार हो गया। और फिर 12 बाय 12 आया, 12 बाय 12 पढ़ा, केम टू बिलीव, एज बिल सीज इट, डेली रिफ्लेक्शंस, करते गया। जो जो मुझे बोला गया, लोगों ने बताया, बांधवों ने, आप लोगों ने बताया, वो करते गया। मगर जो मैं समझा हूँ मेरे इस 1 साल 4-5 महीने के प्रवास में, सारा प्रोग्राम जो है 12 स्टेप बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और जाने अनजाने में वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अलग अलग मान्यताएं आ गई है, बहुत
सारे लोग बोलते हैं 1 साल तक कुछ मत करो, पहले शराब से दूर रहने की प्रैक्टिस करो। मुझे भी बोला गया था, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था ऑनेस्टली लेके आ, तू इतनी खाई क्यों कर रहा है। ये सब चीजें बहुत तकलीफदायक है दोस्तों। प्रोग्राम जो है बहुत सिंपल है। पहले 164 पेजेस में बहुत ही सिंपल तरीके में स्टेप वर्क दिया हुआ है। विल की जो 4 स्टेप है उसमें जो 3 नाम है, उसमें सिर्फ 3 कॉलम है, और 3 कॉलम लिखने के बाद उसने बोला गया है कि अभी अपने आप में आप गलतियां ढूंढो, दूसरों की गलतियां बाजू में रख के अपने आप की गलतियां ढूंढो और वो गलतियों को देखो। वहां पे 3 ही कॉलम है 4 स्टेप की रीजनमेंट लिस्ट में। काफी मैं अपने आप को शुक्रगुजार, भगवान का आभारी मानता हूँ। मुझे बिग बुक से प्रोग्राम समझने का मौका मिला उस स्टेप गाइड की मार्फत से, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ लोगों को बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। स्टेप वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों के मन में डर है और लोग नहीं करते स्टेप वर्क। उनको लगता है कि ठीक है, मीटिंग शराब रुक गई, जो जो मीटिंग में सुनते हैं वो सुन के मैं घर में अपना बिहेवियर चेंज करूंगा, मगर नहीं होता है। मतलब दोस्तों, मैं तो ये जो अट्रैक्शन देन प्रमोशन, वो रूढ़ी फिर बीच में आ जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे एक नया इंटर ग्रुप खुला भगवान की कृपा से, और वहां पे मुझे पीआई चेयरमैन का सेवा करने का मौका मिला। बहुत ही अ, कम सोब्राइटी में, मेरी सोब्राइटी सिर्फ 1 साल की थी जब मुझे इस पोजीशन का अवसर मिला भगवान की कृपा से, और मैंने वो स्वीकार किया स्पॉन्सर से बात करके। और मेरे ख्याल से जितना भी मैंने काम किया है, जितना मुझे मेरे से वो भगवान ने काम करवाया है, बहुत फायदा हुआ। जो 12 स्टेप है, मेरी रिकवरी घर में नहीं शुरू हुई, मेरी रिकवरी मेरे ग्रुप में शुरू हुई, होम ग्रुप में। होम ग्रुप के साथ मैं बहुत कमिटेड रहा, मीटिंग्स खोलने में, मीटिंग्स लगाने में। जो था वहाँ, वो जो बोलते हैं ग्रुप कॉन्शियस, कॉमन वेलफेयर, वो सारी चीजें मेरे लाइफ में मेरे लिए नहीं थी। तो सबको पूछ के ही निर्णय लेने का, एक एक रुपए का भी खर्चा करना है तो ग्रुप में सबसे बात करो, माइनॉरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ये चीजें मेरे लिए बहुत नहीं थी, क्योंकि मैं घर में अपने आप को सोचता था कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, क्योंकि मैं इन सबसे ज्यादा जानता हूँ। मैंने इन लोगों से ज्यादा दुनिया देखी है, मैंने ज्यादा धक्के खाए हैं, तो इन लोगों को पता नहीं है। ऐसे सब मेरे डिल्यूजन थे, अपने आप में भ्रम थे अपने आप के बारे में। मगर ये जब ग्रुप शुरू हुआ, एक बांधव ने मुझे बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस के ऊपर मुझे उसने मेरी क्लास लेता था। बहुत बहुत सीखने मिला उस बांधव से। कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट, पर्सनल यूनिटी, ग्रुप कॉन्शियस। घर में भी अभी कोई भी चीज अपने खुद के दिमाग से, बिना बीवी से डिस्कस किए या बिना बेटी से डिस्कस किए कोई भी निर्णय नहीं लेता हूँ बड़ा। मेरी बेटी अभी 21 साल की है, मेरी उम्र 50 साल की है, मेरे शराब पीने का समय 32 साल का है, और अभी भी मुझे सरप्राइज होता है। मेरे किडनी लिवर दोनों ठीक है, अभी भी कुछ फूटा नहीं, सिरोसिस नहीं हुआ है। फैटी लिवर ग्रेड 1 था, लेकिन अभी नॉर्मल आ चुका है। तो ये सब सिर्फ एक चमत्कार है। मेरे बहुत सारे ब्लैकआउट में एक्सीडेंट्स हुए, मरते मरते मैं बहुत बार बच चुका हूँ। मुझे कोई भी इनक्यूरेबल डिसीज नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं और आज भी मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। मुझे 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, मेरे लिए फैमिली है, रहने के लिए घर है। ये भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे मिली, ये संस्था बहुत ही अद्वितीय संस्था है। इस संस्था के बारे में जब बाहर किसी को बताने जाते हैं, तब उनको जो शराबी को देखने का नजरिया रहता है, वैसे ही शराबियों की संस्था को भी देखने का नजरिया रहता है। मगर कोशिश करता हूँ जितना हो सके इस संस्था के बारे में पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने का। जितना मुझे जम रहा है उतना मीडिया के थ्रू, रेडियो की मार्फत या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के मार्फत जो जो लिटरेचर में लिखा गया है वो करने की कोशिश करता हूँ। और भगवान की आशीर्वाद से चीजें भी अच्छी हो रही है। काफी अच्छा भी एक्टिविटी हो रहा है मेरे मेरे थ्रू, और मेरे नए इंटर ग्रुप के थ्रू, मेरे बांधवों की मदद के थ्रू बहुत जिंदगी अच्छा है, चल रहा है। अभी जो निगेटिव थिंकिंग की बात हो रही थी, अब नजरिया बदल गया है लोगों को देखने का। अभी लोगों में जो अच्छा है वो दिखता है। मेरे स्पॉन्सर से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। मेरे घर वालों से मेरा नाता अच्छा हो गया है। मेरी मम्मी को अभी मैं आजकल मारता नहीं हूँ, ना ही उसका दिल दुखाता हूँ। घर में वाइफ के साथ अच्छे से रहता हूँ। बेटी से मेरा धीरे धीरे हो रहा है, अभी भी बेटी गुस्सा है। कुत्ते को मारने के ख्याल मेरे मन में नहीं आ रहे हैं। कुत्ते से बहुत प्यार है मेरे को। बहुत सारे नए दोस्त मिले हैं में, और जिंदगी बदल गई है, नया मीनिंग आ गया है जिंदगी को। नहीं तो बहुत मुश्किल जिंदगी थी मेरी। शराब नहीं भी पी रहा था तो मेरे जो दूसरे सेकेंडरी एडिक्शन थे उसका मुझे ऑब्सेशन आता था बहुत जबरदस्त। मगर जो बिग बुक में लिखा है वैसे करता था। सेक्स इन्वेंटरी के बाद जो वहां पे लिखा गया है, गॉड अलोन कैन जज माय सेक्स सिचुएशन, आई केप्ट प्रेइंग फॉर द राइट आइडियल।
वो एक आदर्श के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना करते रहा, रिजल्ट्स के लिए प्रार्थना करते रहा, और पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, बट वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं रिजल्ट्स हट गई। आज सुबह से मेरे दिमाग में एक भी रिजल्टमेंट नहीं है। सेक्स के ऑब्सेशंस मुझे नहीं आते हैं, वो लस्ट कम हो गया है, सारे स्वभाव दोषों की जो इंटेंसिटी है कम हो गई है। अभी भी बहुत सारे दोष है, पैसे का सही उपयोग, जो है प्रोक्रेस्टिनेशन, मेरा निकोटीन से एडिक्शन से बहुत मेरे को तकलीफ हो रही है अभी भी। उसके लिए मैं भगवान से विलिंगनेस मांग रहा हूँ। गुटखे का एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मगर है अभी भगवान पे विश्वास है, फेथ है, बांधव है। और भगवान मुझसे डायरेक्टली तो बात नहीं करते, तो मैं बांधवों की मदद लेता हूँ और काफी अच्छे लगता है बांधवों से बात करके। बांधव मेरे से नए हो या मेरे से पुराने हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों में रह के एक अलग ही जिंदगी का मजा आ रहा है। और मुझे मेरे अभी लाइफ में मेरे को नॉर्मल दोस्त कोई नहीं है सोसाइटी में, वो बुलाते हैं पार्टी को लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता उनमें जाके बैठने को, जबकि मुझे डर नहीं है अभी शराब से कि मैं जाके उनके बीच में शराब पीऊंगा। एक दो बार गया था मगर मुझे बहुत बोर हुआ। तो अभी मैं एक ही दोस्तों के साथ रहता हूँ और बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, शांत जिंदगी जी रहा हूँ। छोटे छोटे टारगेट्स रखता हूँ। आज मैंने 2 टारगेट रखे थे सुबह गाँव आके काम करने के, लेकिन वो नहीं हुए, एक ही टारगेट पूरा हुआ। फिर भी खुश हूँ, भगवान की शुक्रगुजार हूँ। ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है, हर चीज में भगवान का हाथ दिखता है, छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड आता है। भगवान के साथ नाता, रिलेशन, तो अभी मैं, भगवान तो मुझे मिलते नहीं है, तो मैं घर वालों के साथ, एक एक मेंबरों के साथ, उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ और कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ। किसी का दिल ना दुखे इसकी कोशिश करता हूँ। और ये सब अपने आप हो रहा है, ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही अलग सर्किट टाइप का एक शराबी था। मेरी बीवी आज तक, मेरे रिलेटिव, मेरी सगी बहनें मेरी बीवी को बोलती थी इसको छोड़ दे और इसको गांव में डाल दे, ये सुधरने वाला नहीं है। मेरी मम्मी भी बोलती थी, लेकिन मेरी बीवी ने पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा, नहीं मुझे, बच गया। अगर मेरी बीवी ने छोड़ा होता तो मैं कब का मर चुका होता, मगर उसने होप नहीं छोड़ा। और उच्च शक्ति या जो भी बोलते हैं यहाँ पे, भगवान पे मेरा विश्वास था, फेथ भी था, मगर फिर भी भगवान को मैंने जिंदगी के बाहर रखा था, क्योंकि मैं बहुत गलत काम करता था शराब पी के। और बिना शराब पिए मेरे जो रॉक बॉटम्स थे गन्ने वाले, वो मेरे बिना शराब पिए हुए है। तो मैं शराब, तो जैसे अभी कोई बांधो बोला, शराब एक छोटा सा प्रॉब्लम है मेरे लाइफ का, छोटा सा मेरी बीमारी का हिस्सा। मगर मेरी जो बीमारी है वो मेरे दिमाग में है, मेरे सोचने के तरीके में है। और इसमें से कुछ स्वभाव दोष मेरे बचपन से है, आगे शराब पीने के बाद वो बढ़ गए, उसकी मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी बढ़ गई। मगर इस प्रोग्राम की वजह से ये जो 6 चीजें मेरे को मेरे बांधुओं ने बताई है, सर्विस, स्पॉन्सर, स्टेप्स, लिटरेचर, गॉड, मीटिंग्स, इन सारी चीजों का अनुकरण करने की कोशिश करता हूँ। भगवान की प्रार्थना बहुत बार करते रहता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। मुझे जो प्रार्थना है मुझे प्रेजेंट में लेके आती है, क्योंकि बहुत बार मैं फैंटेसी में चला जाता हूँ। अभी भी गाड़ी चलाते चलाते मेरी दिमाग किधर तो जाता है, गाना लगाने के बाद मैं सोचने लगता हूँ, कुछ तो होते जाता है। फिर वो प्रेयर आ जाती है, तो प्लीज हेल्प मी टू स्टे ग्राउंडेड एंड इन द प्रेजेंट। सो प्रेयर्स बहुत चलती है पूरा दिन। गॉड्स विल, सेल्फ विल का फाइटिंग चलते रहता है। फिर सेल्फ विल आ जाती है, सेल्फ विल प्रोग्राम और डिसीज की दोनों पैरेलल चलते हैं। बहुत बार हो जाता है, सेल्फ विल हावी हो जाता है प्रोग्राम के ऊपर, मगर फिर भी कोई बुरा एक्शन नहीं होता है हाथ से। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मैं एक बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और वो ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्शन के थ्रू ही अ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सीखने को मिला है, लाइफ जीने का नया तरीका, सिंपल लाइफ, सिंपल एटीट्यूड। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने बोला था थैंक यू और सॉरी, ये बहुत ही यूजलेस वर्ड्स है, क्योंकि मेरा सब दिखावा था जिंदगी। इसके पहले मैं सिर्फ दिखाता था, मैं सिर्फ बातें करता था, सिर्फ बोल बच्चन करता था, लेकिन अंदर से मेरे वो कुछ भी खोखला था मैं, और मेरी कृति तो थी नहीं। तो यहाँ पे जो मुझे प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन मिला है, उससे मैं ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्शन के थ्रू, ए का हो, मेरे घर में हो, मेरी मदर इन लॉ हो गई, हो या किसी का भी हो, छोटा से छोटा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ा आनंद रहता है, ये मुझे अभी सीखने मिला है। या ए में सिंपल थिंग्स, मोस्ट गुड थिंग्स आर सिंपल। और अभी जो है वो हाई फाई मेरे ख्वाब नहीं देखता हूँ, फैंटेसी कम हो गई है अपने आप के बारे में, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कम हो गए हैं। और दिमाग में एक शांति का नया अनुभव आ रहा है, और इसमें काफी अ, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का। भगवान को तो मैं मानता था पहले से, लेकिन भगवान को सुनता ही नहीं था।
शराब छुड़वाने के लिए मैंने भगवान से बहुत मन्नतें मांगी थी, बहुत मैंने अन्नदान किया था। लेकिन फिर ए में आने के बाद समझा कि फेथ को एक्शन का भी जोड़ देना पड़ता है। सिर्फ फेथ और भगवान की प्रार्थना करके मैं गलत काम करते रहूंगा, लोगों का दिल दिखाते रहूंगा तो कुछ भी नहीं होता है। और भगवान हर एक इंसान में है, जानवर में है। तो लोगों से मुझे अच्छा रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, हो सके तब लोगों की मदद करनी है, और वो करता हूँ मैं कोशिश। और 1 साल 5 महीने की सोब्राइटी में मेरे ख्याल से मेरा काफी अमूलाग्र बदल हो गया है। वो बीवी को नहीं दिखता है अभी भी। वो बीवी का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ आप एलेनॉन ज्वाइन करो। उसको लगता है मैं संत बन गया हूँ, लेकिन ठीक है। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मुझे मेरे में जो बदलाव हुए हैं मेरे विचार करने के तरीके में, वो काफी उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और एक एक दिन के हिसाब से और बहुत आगे जाना है। ये प्रोग्राम कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। मैं सेंट नहीं बनने वाला हूँ, लेकिन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, वन डे एट ए टाइम। बांधो लोग का हाथ पकड़ के रखना है, और जो बोला गया है प्रोग्राम में वो उसके अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करनी है, वो अच्छी हुई। तो यहीं पे मैं मेरा शेयरिंग खत्म करना चाहूंगा, और फिर दिमाग में मेरे आ नहीं रहे। धन्यवाद, आप सबने सुना शांति से, और पायनियर ग्रुप ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।